सब दोस्तों को माय स्लीप टाइम स्टोरी चैनल में खुश आमदेद और अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपकी फौजिया बाजी और आपके लिए लाई हूं कहानी। आप सब बच्चे यकीनन ये बात जानते हैं कि चंदा मामू यानी चांद पर एक बुढ़िया रहती है जिसके पास धागा बनाने वाला एक चरखा है। वो उस चरखे यानी स्पिनिंग व्हील को हर वक्त चलाती रहती है क्योंकि वक्त गुजारने के लिए उसके पास कुछ और करने को तो है ही नहीं। लिहाजा चरखा चलाना ही उसकी सबसे बड़ी मसरूफियत है। ये बुढ़िया कौन है, कहाँ से आई है और चांद पर क्यों रहती है, ये सब आपको कहानी सुनकर ही मालूम होगा। तो आइए देखते हैं चंदा मामू और चरखे वाली बुढ़िया की कहानी का पार्ट 1। आज से हजारों साल कबल का किस्सा है, जब जमीन पर इंसानी आबादी बहुत कम थी। इंसान सेहतमंद जिंदगी गुजारते थे और तवील उम्र पाते थे। इस कदर तवील उम्र के बावजूद बहुत से लोग ऐसे थे कि हजारों साल की उम्र के बाद भी मजीद जिंदा रहने की ख्वाहिश रखते थे, बल्कि मरना तो इनमें से कोई भी ना चाहता था और किसी की मौत हो जाना तो एक अनहोना वाकया होता था, क्योंकि शाज़ो नादर ही लोग मरते थे। लोगों की अक्सरियत तो मौत के लफ्ज से भी नावाकिफ थी। कई कई नस्लें एक साथ जिंदगी बसर कर रही होती थीं, जैसा कि बेटा, बाप, दादा, परदादा वगैरह, और उनमें से हर कोई सैकड़ों साल की उम्र रखता था। यही हाल जमीन पर बसने वाले तमाम मुल्कों के इंसानों का था। मुल्क चीन के लोग भी तवील उम्रों के हामिल थे, अगरचे उस वक्त चीन की आबादी इंतहाई कम नफूस पर मुश्तमिल थी। चीन एक वसीओ अरीज मुल्क था, मगर आबादी सिर्फ चंद लाख अफराद की थी। ये कहानी जो आप सुनने जा रहे हैं उसी दौर की कहानी है कि चीन के एक छोटे से इलाके में दो मियां बीवी भी रहते थे। वो अपने इलाके में अपनी तवील उम्री के बायस मशहूर थे। दोनों की उम्रें हजार हजार साल के लगभग थीं। शौहर चुंग ली और उसकी बीवी गोगी की ख्वाहिश थी कि वो हमेशा जिंदा रहें और उनको कभी मौत ना आए। इसी वजह से चोंग ली हमेशा ऐसी कुदरती जड़ी बूटियों की तलाश में रहता था जिनके खाने से उसकी उम्र में इजाफा हो। इस गर्ज से वो अक्सर पहाड़ों पर चला जाता और अनवाओ अकसाम के पौधों को सूंघता और चखता रहता, मगर अभी तक वो किसी भी जड़ी बूटी या हमेशा अमर कर देने वाली दवा को हासिल करने में नाकाम रहा था। लेकिन उसने अपनी कोशिश जारी रखी थी। एक दिन हस्बे मामूल वो पहाड़ पर पौधे तलाश कर रहा था कि पौधे तलाश करता करता पहाड़ से उतरकर कुछ मील दूर एक दूसरी वादी में दाखिल हो गया। उस वादी में वो आज पहली मर्तबा आया था। उस वादी के तमाम अतराफ भी पहाड़ों का एक तवील सिलसिला फैला हुआ था, मगर ये आम पहाड़ नहीं थे, बल्कि नीले पत्थरों वाले ऊंचे ऊंचे देवकामत पहाड़ थे जो ता हद्दे निगाह फैले हुए थे। चूंग ली तेज तेज कदम उठाता हुआ नीले पहाड़ों पर चढ़ने लगा ताकि वहां पर उगी हुई जड़ी बूटियों को देख सके जिनकी तलाश में वो वहां तक आया था। अभी उसने कुछ ही रास्ता तय किया था कि अचानक उसे यूं महसूस हुआ कि पहाड़ लर्ज रहा हो
اور ہر طرف مکمل اندھیرا چھا گیا ہو۔ چونگ لی حیران تھا کہ ابھی تک تو سورج اپنی پوری آب و تاب اور شان و شوکت سے چمک رہا تھا، اب آنن فانن کیا ہو گیا ہے؟ وہ اندھیرے میں اپنی آنکھیں جھپک رہا تھا مگر اسے کچھ بھی تو نہ دکھائی دیا۔ وہ اپنی جگہ مضبوطی سے قدم جمائے کھڑا رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے محسوس ہونا شروع ہوا کہ کسی نے اسے اس کے بازوؤں سے خوب مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے اور وہ ہوا میں اڑ رہا ہے۔ لیکن یہ سارا احساس چند ہی لمحوں میں ختم ہو گیا جب اس نے جلدی خود کو تیز روشنی میں کھڑے پایا۔ تیز روشنی میں اس کی آنکھیں چندھیا گئی تھیں۔ اس نے اپنی آنکھوں کو تیزی سے بار بار جھپکا۔ کچھ لمحوں بعد جب وہ دیکھنے کے قابل ہوا تو اسے معلوم پڑا کہ اب وہ نیلے پتھروں والے پہاڑ پر نہیں بلکہ وہ ایک عجیب الخلقت انتہائی خوفناک مخلوق کے سامنے کھڑا تھا۔ چونگ لی اس عجیب و غریب قوم کو دیکھ کر یکدم حیران اور دہشت زدہ ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ بے ہوش ہو جائے مگر اس نے اپنے اعصاب کو قابو میں رکھنے کی بھرپور کوشش کی، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ جب اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اسے اپنے چاروں اطراف وہی جن نما خوفناک مخلوق کھڑی دکھائی دی۔ درجنوں جن چونگ لی کے ارد گرد کھڑے اس پر ہی نظریں جمائے ہوئے تھے، جبکہ ایک بڑے پتھر کے چبوترے پر ان کی ہی طرح کا ایک بڑا جن بیٹھا ہوا تھا۔ پیارے ساتھیوں، دیکھتے ہیں کہانی چندا ماموں اور چرخے والی بڑھیا میں آگے کیا ہوتا ہے۔ جنات چونگ لی کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ کیا اسے کوئی سزا دیں گے یا زندہ چھوڑ دیں گے؟ یہ کہانی بالکل ہی مختلف اور دلچسپی سے بھرپور ہے۔ کہانی کے مزید دلچسپ واقعات کے لیے دیکھیے اس کا دوسرا حصہ اگلی ویڈیو میں۔ دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔